नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की लॉन्च। ग्रामीणों की जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, अब देश का हर एक ग्रामीण सशक्त बनेगा। गांव में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना से गांव में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए बड़े सुधार की कोशिशों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू संपत्ति मालिकों का स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव में भाजपा का फिर स्वर्णों पर दांव। 4 विधायकों के काटे टिकट। जी हां दोस्तों, भाजपा ने दूसरे चरण की 46 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची रविवार को जारी कर दी है। पार्टी ने इसमें भी स्वर्णों पर दांव लगाया है। इस बार भी करीब आधे टिकट उन्हीं के खाते में गए हैं। पहली सूची में भी पार्टी ने 60% स्वर्ण चेहरों पर ही दांव लगाया था। वहीं इस बार 8 विधायकों को टिकट देकर भाजपा ने राजद के कोर वोट बैंक में सेंधमारी के अपने इरादे जता दिए हैं। ओबीसी के साथ अति पिछड़ा और दलितों को भी साधने की कोशिश की गई है। पार्टी ने मौजूदा 4 विधायकों का टिकट काट दिया है। वहीं आधा दर्जन से अधिक नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। हाथरस मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। जांच के लिए गठित की टीम। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को एक दलित युवती के साथ हुई ज्यादती की घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस युवती की बाद में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएंगी सरकारी तेल कंपनियां। मंत्रालय ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, इस संकट के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में पहुंचे प्रवासी मजदूर वापस अपने शहरों को लौट गए। इसके बाद प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर मंथन शुरू हुआ। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 मकान बनाने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी को अपनी जमीन पर प्रवासी श्रमिकों के लिए मकान बनाने को कहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने कंपनियों को आवासीय इकाइयों के लिए जल्द से जल्द योजना बनाने को कहा है। मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद कंपनियों ने अपने प्रतिष्ठानों के आसपास प्रवासी मजदूरों के लिए मकान बनाने लायक जमीनों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर इन मकानों में बहुत कम किराया देकर रह सकेंगे। हालांकि कुछ कंपनियों के अधिकारी सरकार की इस योजना से सहमत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतमाला परियोजना के तहत 3000 किलोमीटर सड़कों का हुआ निर्माण। इस महामारी के बीच 322 परियोजनाओं का दिया ठेका। जी हां दोस्तों, देश में सड़क निर्माण में लगातार तेजी लाई जा रही है। देश भर में सड़क का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार कई सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में भारतमाला परियोजना के तहत भी सड़क बनाई जा रही है और इस महामारी के काल में इस परियोजना के तहत 300 से ज्यादा परियोजनाओं का ठेका दिया गया है। अगस्त 2020 तक भारतमाला परियोजना के तहत 12,413 किमी लंबी सड़कों के निर्माण के लिए कुल 322 प्रोजेक्टों को ठेका दे दिया गया। अगस्त 2020 तक इस परियोजना के तहत 2,921 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत कुल 550 जिला मुख्यालयों को कम से कम 4 लेन वाले हाईवे से इंटरकनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजमाता विजयराजे के नाम जारी होगा 100 रुपए का सिक्का।
पीएम मोदी करेंगे अनावरण। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का 12 अक्टूबर को जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिक्के का अनावरण करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सिंधिया राजघराना देश का पहला ऐसा राज परिवार है जिसके किसी सदस्य के सम्मान में केंद्र सरकार स्मारक सिक्का जारी करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। त्योहारों के मौके पर इस राज्य सरकार ने रोड टैक्स किया माफ। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर आदि चलाना सस्ता हो जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को रोड टैक्स से छूट दे दी है। यह जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। इसको लेकर एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दिल्ली के परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने तुरंत प्रभाव से बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाला रोड टैक्स हटा दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में दीपावली की छुट्टियों के बाद स्कूल खोलने पर विचार करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार दीपावली के बाद ही स्कूल पुनः खोलने पर विचार करेगी। राज्य शिक्षा विभाग के सचिव विनोद राव ने कहा है कि स्कूल खोलने की तत्काल कोई योजना नहीं है। राव ने कहा है कि हम तत्काल ऐसा नहीं करेंगे। हम वायरस संक्रमण संबंधित स्थिति के आकलन के बाद दीपावली के बाद ही स्कूल फिर से खोलने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर अभिभावकों के प्रतिनिधियों और स्कूल संघों के संपर्क में है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाई स्पीड ट्रेनों में लगेंगे सिर्फ एसी कोच, जाने किराए पर कितना पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 130 से 160 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों में नॉन एसी कोच को हटाकर सिर्फ एसी बोगियां लगाने का फैसला किया है। साथ ही सभी अटकलों को विराम देते हुए रेलवे ने कहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में पहले की तरह गैर एसी कोच चलते रहेंगे। रेलवे अपने ट्रैक्स की क्षमता में विस्तार कर रहा है ताकि मुसाफिरों को ज्यादा आराम, सुविधा और कम समय में उनके इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। रेलवे ने कहा है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में एसी कोच लगाना तकनीकी तौर पर जरूरी होता है। हवा और मौसम के कारकों को देखते हुए निश्चित प्रकार के कोच ही हाई स्पीड में चलाई जा सकती है। लिहाजा भारतीय रेलवे अपने रेल नेटवर्क की हाई स्पीड क्षमता में अपग्रेड करने के लिए व्यापक योजना पर काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रूस की कोशिश हुई नाकाम, युद्ध विराम संधि के चंद मिनटों बाद फिर भिड़े आर्मेनिया अजरबैजान। जी हां दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर नागोर्नो करबख में युद्ध विराम संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दोनों तरफ से रूस द्वारा तैयार की गई युद्ध विराम संधि की सतर्कता पर सवाल उठाए गए हैं। संघर्ष विराम के लिए दोनों देशों के बीच मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में चली मैराथन वार्ता में तय किया गया था कि युद्ध रोका जाए, अजरबैजान द्वारा आर्मेनिया के बंदियों को रिहा किया जाए और दोनों पक्ष मृतकों के शव एक दूसरे को सौंपे। मास्को वार्ता दोनों पक्षों के बीच पहला कूटनीतिक संपर्क था, क्योंकि 27 सितंबर से शुरू हुई लड़ाई के बाद ऐसी स्थिति नहीं बनी। नतीजन सैकड़ों लोग मारे गए। एनक्लेव पहाड़ी के जिस हिस्से को लेकर लड़ाई है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन जहां जनसंख्या आर्मेनियाई लोगों की अधिक है और इन्हीं के द्वारा शासित है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई का फेस्टिवल धमाका, लोन लेना हुआ आसान और प्रोसेसिंग फीस से हुई छुट्टी। जी हां दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक शानदार ऑफर लेकर आया है। एसबीआई से लोन लेने पर आपको प्रोसेसिंग फीस से आजादी मिलने वाली है। बैंक बेहद आकर्षक ब्याज दरों पर गोल्ड लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस 100% माफ किए जाने का ऐलान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर भारतीय स्टेट बैंक का कोई ग्राहक एसबीआई योनो से गोल्ड लोन, कार लोन और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। वहीं बैंक की ओर से लोन का अप्रूवल भी जल्द ही मिल जाएगा। एसबीआई की ओर से खुशियों की सौगात ऑफर के तहत त्योहारों में कार लोन मात्र 7.5% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। वहीं गोल्ड लोन के लिए भी ग्राहकों को 7.5% ब्याज ही देना होगा। और अगर कोई ग्राहक इस ऑफर के तहत पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उसे 9.7% ब्याज दर ही देनी होगी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के तटीय भागों में तेज हवाएं चलने और मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण तटीय उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि आंतरिक उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। महाराष्ट्र से सटे दक्षिणी गुजरात में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में फिर आई तेजी, चांदी भी 2500 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ गए हैं। MCX में शुक्रवार को गोल्ड का वायदा भाव 650 रुपए यानी 1.3% बढ़कर 50,817 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 2500 रुपए तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीदों के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नेपाल में विपक्षी नेता ने बताई चीनी कब्जे की सच्चाई, कहा नर्क बना दी है सीमांत इलाकों के लोगों की जिंदगी। जी हां दोस्तों, नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने हुमला में नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीजिंग ने यहां इमारतों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। कर्णाली प्रांत में विपक्ष के नेता जीवन बहादुर शाही ने कहा है कि इलाके में चीनी सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। नेपाल के न्यूज वेबसाइट खबर हब के मुताबिक चीनी सैनिक खाने से लदे ट्रकों को रोक रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार आरोपों से इनकार कर चुकी है। हुमला गए शाही ने अलग ही सच्चाई बयां की है। उन्होंने कहा है कि लोगों की जिंदगी यहां नरकीय बना दी है। सीमांत इलाकों के लोग बेहद परेशान है। चीन ने हुमला के लोगों के लिए जाने वाले खाद्य सामग्रियों से भरे ट्रकों को रोक दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फ्रांस में 2 विमानों की टक्कर से 5 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, फ्रांस में विमान दुर्घटना में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल यहां एक यात्री विमान की टक्कर माइक्रो लाइट विमान से हो गई है। यह घटना शनिवार शाम करीब 4:30 बजे पश्चिम फ्रांस में हुई है। सरकारी प्रवक्ता नाडिया सेघायर ने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि माइक्रो लाइट प्लेन में 2 लोग सवार थे। उसकी टक्कर DA-40 यात्री विमान से हो गई है। यात्री विमान में 3 लोग सवार थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लाल बजरी पर राफेल नडाल की बादशाहत बरकरार, 13वीं बार जीता खिताब। जी हां दोस्तों, लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को एक तरफा मुकाबले में 6-0, 6-2, 6-5 से मात दी है। 2 घंटे 41 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में जोकोविच के पास नडाल के शानदार खेल का कोई जवाब नहीं था। फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब अपने नाम करते ही नडाल ने सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नडाल ने साल 2005 में पहली बार फ्रेंच ओपन के रूप में पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था। 2005 से 2020 के बीच नडाल 2009 और 2015-2016 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम नहीं कर सके। नडाल 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और 13वीं बार खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में नडाल की जीत फ्रेंच ओपन में उनकी 100वीं जीत थी। यहाँ खेले 102 मैचों में नडाल को केवल 2 बार ही हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्यू ड्रॉप नॉच और ट्रिपल रियर कैमरे के साथ Vivo Y73s स्मार्टफोन लॉन्च। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपने बजट स्मार्टफोन का ऐलान कर दिया है। नए स्मार्टफोन को कंपनी ने Y कैटेगरी के तहत पेश किया है। यह नया स्मार्टफोन Vivo Y73s है।
फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। चीन में लॉन्च इस स्मार्टफोन को कंपनी ने 1998 चीनी युआन करीब 21,700 रुपए में पेश किया है। फोन में ड्यूस ड्रॉप नॉच और ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। बजट कैटेगरी के इस स्मार्टफोन को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। Vivo Y72s स्मार्टफोन को चीन में सिल्वर मून और ब्लैक मिरर कलर में पेश किया गया है। Vivo Y72s स्मार्टफोन में 6.44 इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90:1% है। फोन में MediaTek Helio 720 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है। फोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।